Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. The first article is about India New Zealand Free Trade Agreement. First point, trade relations between India and New Zealand have remained positive for many years, but the level of business and trade has been much lower than its true potential. इंडिया और न्यूजीलैंड की डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन काफ़ी सालों से फ्रेंडली और स्टेबल रही है, पर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन भी अच्छा है। लेकिन इतने अच्छे रिलेशन होने के बाद भी दोनों के बीच एक्चुअल ट्रेड जो है वो उसका एक्चुअल ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। मतलब जितना बिज़नेस दोनों कंट्रीज़ कर सकती हैं उतना अभी तक नहीं हुआ है, और इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रेड अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। सेकेंड, bilateral merchandise trade is still small compared with India's trade with major global partners, even though export have shown strong growth recently. इंडिया का ट्रेड यूएसए, चाइना, यूएई और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बहुत बड़ा है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ गुड्स यानी मर्चेंडाइज ट्रेड भी अभी भी कंपेरेटिव अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी छोटा है। और हाँ, रिसेंट ईयर्स में इंडिया के एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड को बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेड साइज़ अभी भी बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, the proposed India-New Zealand Free Trade Agreement aims to increase trade, investment and long-term economic cooperation between both countries. इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ गुड्स बेचना नहीं है, ख़रीदना नहीं है। इसका गोल है कि ट्रेड को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, दोनों कंट्रीज़ के बीच इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाना और बिज़नेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। और ये एग्रीमेंट फ्यूचर में दोनों इकोनॉमीज़ को और स्ट्रांगली कनेक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट, the agreement is not only about reducing import duties, it also focus on making trade faster, simpler and more predictable for business. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ कम करना नहीं होता है। इस एग्रीमेंट में कस्टम्स प्रोसेस को फास्ट बनाना, रूल्स को सिंपल बनाना, बिजनेस को क्लियर रेगुलेशन देना, ट्रेड को प्रिडिक्टेबल बनाना, और इससे कंपनीज़ को बिजनेस प्लानिंग करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर कस्टम्स procedure, easy certification, transparent regulation and lower compliance cost can improve the competitiveness of exports. अगर कस्टम क्लियरेंस जल्दी हो, सर्टिफिकेट आसानी से मिले और रूल्स ट्रांसपेरेंट हो तो एक्सपोर्टर्स का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, पेपर वर्क कम होगा, कॉम्प्लायंस कॉस्ट रिड्यूस होगी और रिज़ल्ट में इंडियन एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में और कम्पिटिटिव बन जाएगा। 6 पॉइंट, न्यूजीलैंड हैज़ ऑफर ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑन ऑलमोस्ट ऑल टैरिफ लाइन्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट। न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट सभी टैरिफ लाइन्स पर इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ़र किया है, और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट में। इंपोर्ट ड्यूटी कम, ये ज़ीरो होने से इंडियन प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड में सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। 7th पॉइंट, इवन ए स्मॉल टैरिफ एडवांटेज कैन हेल्प इंडियन एक्सपोर्ट्स compete better in international market where several countries already enjoy preferential access. कभी कभी सिर्फ 2 to 5% टैरिफ का ही डिफरेंस भी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम होगा तो प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया, एशियान या दूसरे कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स के साथ compete करना आसान होगा। 8th point, India has shown a balanced approach by protecting sensitive sectors like dairy while expanding trade in areas where domestic industries remain competitive. इंडिया ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बैलेंस स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। एक तरफ डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्ट किया गया है, और दूसरी तरफ जहां इंडियन इंडस्ट्रीज़ स्ट्रॉन्ग हैं उन सेक्टर्स में ट्रेड को एक्सपांड किया जाएगा, और यही ग्रोथ भी होगी और वल्नरेबल सेक्टर्स भी सेफ रहेंगे। 9th पॉइंट, दैट
Free trade agreement is designed to promote economic growth without exposing vulnerable industries to sudden import competition. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पर्पस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करना चाहती है कि वीक इंडस्ट्रीज़ को अचानक फॉरेन कंपटीशन फेस ना करना पड़े, डोमेस्टिक बिजनेसेस को अडाप्ट करने का टाइम मिले, इसलिए एग्रीमेंट केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। 10th पॉइंट, द सर्विस सेक्टर कुड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस। इंडिया का सर्विस सेक्टर वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, लाइक IT सेक्टर में इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, और इंडियन प्रोफेशनल्स और कंपनीज न्यूजीलैंड में अपनी सर्विसेज और ईजिली प्रोवाइड कर सकेंगे। 11th पॉइंट, इम्प्रूव्ड मोबिलिटी रूल्स फॉर प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स कैन मेक इट ईजियर फॉर इंडियन टैलेंट एंड बिजनेसेस टू वर्क एंड एक्सपैंड इन न्यूजीलैंड। अगर वीज़ा और मोबिलिटी रूल्स इम्प्रूव होते हैं तो प्रोफेशनल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टूडेंट्स को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इंडियन कंपनीज न्यूजीलैंड में बिजनेस एक्सपैंड कर पाएगी और स्किल्ड वर्कर्स का मूवमेंट ईजी हो जाएगा। 12th point, stronger trade ties may also encourage higher investment, technology, cooperation and closer business partnerships between the two countries. ट्रेड बढ़ने से सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते हैं, साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, जॉइंट वेंचर्स बनते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होती है और ये दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। 13 point, modern trade agreement increasingly focus on supply chains, digital trade, investment and regulatory cooperation rather than tariff alone. आज के मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ टैरिफ रिडक्शन तक लिमिटेड नहीं होते हैं, अब फोकस होता है स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स, डिजिटल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉमन रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, और यानी ट्रेड एग्रीमेंट्स अब ओवरऑल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस करते हैं। 14 point and the last, if implemented effectively, the agreement can strengthen India's presence in the Indo-Pacific region and support its goal of expanding high-quality global trade partnership. अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इकोनॉमिक प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होगी, इंडिया की ग्लोबल इमेज एक ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर के जैसी में और इम्प्रूव होगी और हाई क्वालिटी ट्रेड पार्टनरशिप्स एक्सपैंड होगी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस दोनों ही एज वेल बढ़ेगा। आर्टिकल NFSA amendment. First point, the Union government has released a draft amendment to the National Food Security Act 2013 from public consultation. गवर्नमेंट ने NFSA 2013 में बदलाव मानी अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल रिलीज़ किया है और ये फाइनल लॉ नहीं है। इस ड्राफ्ट को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया है, यानी सिटीजन्स, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स अपने सजेशन और ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। फीडबैक के बाद ही फाइनल अमेंडमेंट डिसाइड होगा। सेकेंड पॉइंट, द प्रपोजल सीक्स टू रिवाइज द फूड ग्रेन entitlement for families covered under the अंत्योदय अन्न योजना। ये अमेंडमेंट AY के बेनिफिशरीज़ के लिए है और ये कंट्री के सबसे गरीब और वनरेबल फैमिलीज़ के लिए स्कीम है। गवर्नमेंट उनके फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स को बदलना चाहती है। थर्ड पॉइंट, instead of providing a fixed quantity to each household, the draft recommendation 7 kg of food grains per eligible person every month with a selling of 35 kg per household. अभी तक ये स्कीम में हर फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन मिलता था, चाहे फैमिली में कितने भी मेंबर्स हों। ड्राफ्ट के हिसाब से अब हर एलिजिबल पर्सन को 7 kg पर मंथ मिलेगा, लेकिन एक फैमिली को मैक्सिमम 35 kg ही दिया जाएगा। यानी एग्जांपल लाइक 2 मेंबर्स में 40 kg, 3 मेंबर्स में 21 kg, 5 मेंबर्स में 35 kg, ऐसे 6 मेंबर में 42 kg होना चाहिए, लेकिन सीलिंग की वजह से सिर्फ 35 kg ही मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, फूड ग्रेन अंडर द AY स्कीम कैटेगरी विल कंटिन्यू टू बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ क्वांटिटी बदलेगी, प्राइस नहीं, और ये बेनिफिशरीज़ को पहले की तरह राशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 5 point, the government says that the present household based system create unequal benefits because family size differs significantly.
गवर्नमेंट का मानना है कि करंट सिस्टम फेयर नहीं है, छोटी और बड़ी फैमिली दोनों को 35 kg मिलता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है। 6 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल शिफ्टिंग टू अ पर्सन per person entitlement will reduce disparities between smaller and larger households and improve fairness। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर राशन पर पर्सन बेसिस पर दिया जाएगा तो हर एलिजिबल मेंबर को इक्वल बेनिफिट मिलेगा और सिस्टम ज़्यादा फेयर बनेगा। 7th पॉइंट, द अमेंडमेंट ऑल्सो एम्स टू इंश्योर अ मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स वाइल अलाइनिंग सपोर्ट विथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ राशन देना नहीं है बल्कि न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखना है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन को और बैलेंस्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड द 8th पॉइंट, सम फूड राइट एक्टिविस्ट हैव अपोज द proposal arguing that several large families currently receive the full 35 kg and may lose benefits under the new formula। फूड राइट एक्टिविस्ट इस प्रपोज़ल का ओपोजिशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी फैमिलीज़ जो अभी 35 kg का पूरा बेनिफिट लेती हैं, नए फार्मूला में उन्हें नुकसान हो सकता है। 9th पॉइंट, critics also point out that beneficiary data has not been updated in many places after the census delay, leaving many eligible families outside the coverage। क्रिटिक्स का कहना है कि सेंसस डिले होने की वजह से कई स्टेट में बेनिफिशरीज लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, इसलिए बहुत से एलिजिबल फैमिलीज अभी भी राशन सिस्टम के बाहर हैं। 10th पॉइंट, सम एक्सपर्ट्स हैव डिमांडेड अ हायर एलोकेशन ऑफ 14 kg per person, stating that any essential nutrition requires more than cereals alone and should include pulse or cooking oil। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 7 kg पर पर्सन काफ़ी नहीं है, उनके हिसाब से 14 kg पर पर्सन होना चाहिए और सिर्फ सेरेल्स नहीं बल्कि पल्स और कुकिंग ऑयल भी इंक्लूड होना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज enacted to improve food and nutritional security by providing affordable food grains to eligible citizen। NFSA का मेन एम है कि गरीब और एलिजिबल लोगों को अफोर्डेबल या फ्री फूड ग्रेन मिल सके और देश में कंट्री में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो। सेकेंड पॉइंट, द एक्ट कवर्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन and 50% of the urban population through the targeted public distribution system। NFSA के अंडर रूरल एरियाज़ की 75% पॉपुलेशन और अर्बन एरिया की 50% पॉपुलेशन टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कवर की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशरीज बेस्ड ऑन द प्री सब्सक्राइब्ड क्राइटेरिया। कौन FSA का बेनिफिट लेगा या डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से बेनिफिशरीज लिस्ट बनाती है। फोर्थ पॉइंट, अंडर NFSA एलिजिबल प्रायोरिटी हाउस होल्ड रिसीव सब्सिडाइड फूड ग्रेन एवरी मंथ। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को हर महीने सब्सिडाइज रेट या फ्री फूड ग्रेन मिलते हैं ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी बनी रहे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ AAY is meant for the poorest and most vulnerable households, providing them with greater food security support। AAY NFSA का स्पेशल कैटेगरी है जो कंट्री के सबसे गरीब और वनरेबल फैमिलीज़ के लिए बनाई गई है। इन फैमिलीज़ को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, the PMGKY was introduced in 2020 as a relief measure during the COVID-19 pandemic। ये स्कीम को 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के वक्त लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था लॉकडाउन के समय जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको फ्री राशन देकर उनकी हेल्प करना, मदद करना। सेकेंड पॉइंट, इनिशियली इट प्रोवाइडेड एन एडिशनल 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ ओवर द अबव द NFSA एंटाइटलमेंट। शुरुआत में ये स्कीम के अंडर NFSA के रेगुलर राशन के अलावा एक्स्ट्रा 5 kg फ्री फूड ग्रेन पर पर्सन मंथ दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी
पर्सन को NFSA से 5 kg मिलता था, तो PMGKY के बाद उसे टोटल 10 kg फूड ग्रेन मिलते थे। थर्ड पॉइंट, इन 2022 PMGKY was merged with the NFSA, making food grain provided under the scheme free of cost for eligible beneficiaries। और 2022 में ये स्कीम को NFSA के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके बाद NFSA के बेनिफिशरीज़ को फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगा और अलग से PMGKY के चलाने की ज़रूरत नहीं रही।